Hello student. In the last video we have come to know about the basics of the family budget as to what is family budget and which steps are involved in family budgets. So now in this video we are going to study about Engel's law. Ernest Engel was a German statistician. He studied many family budgets of the Saxony in the 19th century. There was a district named Saxony, and he studied the budgets of their family. जो सैक्सनी डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे जो फैमिलीज थी उनकी बहुत सारे बजट्स का उन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया, एंड ही कम ऑन अ कंक्लूजन, और वो एक निष्कर्ष पर पहुँचे. एंड व्हाट वाज हिज कंक्लूजन? इट वाज एज द इनकम ऑफ द फैमिली इंक्रीजेस द प्रपोर्शन ऑन फूड डिक्रीजेस. He came on the conclusion that if there is an increment in the family income, then their proportion of spending money on food starts decreasing. उनका कहना था कि अगर किसी फैमिली की इनकम जो होती है उसमें अगर इंक्रीमेंट होने लगती है, उसमें बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, तो जो उनका प्रपोर्शन होता है फूड पे खर्च करने का, जो अपने भोजन पे व्यय करने की, जो भोजन पे व्यय उनका कम होना शुरू हो जाता है. His second conclusion was that as the income of the family increases, the proportion spent on clothing, fuel, light, rent remains constant. He also concluded that if there is an increment in family income, then the proportion remains the same. And on which proportion? That on clothing, fuel, rent and light. अगर फैमिली की इनकम बढ़ती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनकी कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जिन पे जो उनका स्पेंडिंग्स होती हैं वो उनका कांस्टेंट होता है, सेम होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं. एंड जो इस तरह की जो नीड्स होती हैं वो होती हैं क्लोथिंग, फ्यूल, लाइट और रेंट. ये सब इन्हीं खर्चों में आते हैं. देन हिज थर्ड कंक्लूजन वाज दैट एज द इनकम ऑफ द फैमिली इंक्रीजेस द प्रपोर्शन स्पेंट ऑन कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, education, health and recreation tends to increase. Now his third conclusion was that if there is an increment in the family income, कि अगर किसी की फैमिली इनकम में इंक्रीमेंट होती है, बढ़ोतरी होती है, then the proportion spending on the life, education, health and recreation starts increasing. अगर फैमिली इनकम में बढ़ोतरी होती है तो जो उनकी जो कंफर्ट्स होते हैं लाइफ के, जो आराम की चीज़ें होती हैं, जो विलासिता की चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य में, शिक्षा में और इन सब के जो खर्चों में भी वृद्धि होती जाती है. मीन्स जैसा जैसा आपका स्टेटस हाई होता जाता है आप इन सब चीज़ों पे स्पेंड्स करना ज़्यादा शुरू कर देते हो बजाय कि अपनी फूडिंग पे. कुछ जो आपकी ऐसी नीड्स होती हैं वो तो आपकी सेम बनी रहती है, चाहे आपकी इनकम कम हो और चाहे आपकी इनकम ज़्यादा हो. लाइट का यूज़ आपका उतना ही रहता है, आपका रेंट उतना ही रहेगा, इंक्रीमेंट हो जाने के बाद भी रेंट आपका नहीं बढ़ जाएगा. लेकिन कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिनके अंदर में इंक्रीमेंट होने लगती है और कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जिस पे हम अपना स्पेंड्स कम करने लगते हैं. एंजल फर्दर डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 3 क्लासेस, द रिच, द मिडिल एंड द पुअर. नाउ अब फिर उसके बाद एंजल ने क्या किया, जो उन्होंने स्टडी किया अपना, जो वहाँ की फैमिली बजट्स को स्टडी किया तो वो कंक्लूजन पे पहुँचे. तो और उस कंक्लूजन के बेस पे उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. और 3 क्लासेस उनकी कौन सी थी? पहला तो रिच था, फिर दूसरा मिडिल क्लास था और द थर्ड क्लास था वो था पुअर क्लास, अकॉर्डिंग टू देयर इनकम्स. और ये जो उनका क्लासिफिकेशन था वो उनकी इनकम पे डिपेंड करता था. जो फैमिली की इनकम होती थी उनके बेस पर उन्होंने उस फैमिली को 3 पार्ट में डिवाइड किया. He found from his study the percentage of expenditure to income of the family of different classes as shown below in the table which illustrate his law. अब उन्होंने जो स्टडी की उससे जो परसेंटेज निकल के आए कि जो खर्चों पे और इनकम में जो उनका प्रपोर्शन होता है, जो रेशियो होता है, वो किसके अकॉर्डिंग कितना खर्च होता है, तो वो जिस कंक्लूजन पे आए तो वो इस टेबल के थ्रू आपके सामने क्लियर है कि जो आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैं, जो आपके जो व्यय के जो खर्चे होते हैं जिन जिन पे हम खर्च करते हैं, और वो पुअर क्लास कितना प्रपोर्शन अपनी इनकम का करता है, मिडिल क्लास अपनी कितना इनकम करता है और रिच क्लास अपनी इनकम कितनी खर्च करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल फूड पे, अब पुअर है तो मैक्सिमम उसकी जो खर्च होंगे, मैक्सिमम
एक्सपेंडिचर उसका फूड पे होगा, लेकिन जो रिच है, जैसा कि उन्होंने लॉ में बताया कि अगर रिच पर्सन होते जाते हैं तो उनकी फूडिंग पे खर्चे कम होते जाते हैं, और अगर पुअर रहते हैं, इनकम कम रहती है, तो फूड पे खर्चे ज़्यादा होते हैं। एंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल। पुअर स्पेंड्स 62% ऑफ हिज इनकम। पुअर जो होते हैं वो अपने इनकम का 62% फूड पे खर्च कर देते हैं, एंड रिच क्या होते हैं, वो केवल 50% ही खर्च करते हैं। नाउ कम्स टू क्लोथिंग। पुअर क्या है, 16% ही अपने खर्च करेंगे क्लोथिंग पे, लेकिन अगर रिच जैसे होते जाते हैं तो उनके में इंक्रीमेंट हो गई, क्लोथिंग में 18% हो गया। अब लॉजिंग है, रेंट है, ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन जहाँ पे आपके जो पुअर होते हैं वो एजुकेशन पे अगर 2% अपनी इनकम का खर्च कर रहे हैं, तो रिच जो होते हैं 5.5% तक अपनी इनकम का खर्च कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम हमारी इनकम में इंक्रीमेंट होती जाती है, इनकम में बढ़ोतरी होती जाती है, तो कुछ चीज़ों के खर्चे तो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे लाइट और फ्यूल के देखिए, चाहे वो पुअर हो, चाहे मिडिल हो, और चाहे रिच क्लास हो, उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है। लेकिन धीरे धीरे जो फूड पे था उसके में वो डिक्रीज़ होता गया, और जो कंफर्ट्स थे उसमें इंक्रीमेंट होती गई। तो इससे एंजल का जो लॉ है वो क्लियर है। द टेबल इलस्ट्रेट्स द एंजल लॉ ऑफ बजटिंग विच रन्स एज फॉलो। और इस टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारा कंक्लूजन निकल के आता है, दैट इज एज द इनकम ऑफ द फैमिली इंक्रीजेज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड डिक्रीजेज। और जैसे ही फैमिली की इनकम में इंक्रीमेंट होती है, बढ़ोतरी होती है, हमारे फूड पे जो खर्चे होते हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। दैट ऑन क्लोथिंग, रेंट, फ्यूल एंड लाइट रिमेन्स मोर और लेस द सेम। और जो कपड़े होते हैं, रेंट होता है, फ्यूल पे और लाइट पे जो खर्चे होते हैं वो या तो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, या लगभग लगभग बराबर ही होते हैं। एंड दैट ऑन आर्टिकल्स ऑफ कम्फर्ट्स, रिक्रिएशन एंड ऑन कल्चरल वॉन्ट्स इंक्रीज। और इसकी बजाय क्या होता है, अगर हमारी इनकम में वृद्धि हो रही है, हमारी इनकम में, तो जो कम्फर्ट्स होती हैं, जो आराम की चीज़ें होती हैं, विलासिता की चीज़ें होती हैं, इन सब पे हमारे खर्चे बढ़ते जाते हैं। The Engel's law is found to be applicable to Indian conditions by many scholars। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हुए हैं, ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने जो एंजल का जो लॉ है उसको इंडियन फैमिलीज़ के लिए भी एप्लीकेबल बताया है, कि ये आपका जो लॉ है, एंजल का लॉ है, वो इंडियन फैमिलीज़ पे भी लागू हो सकता है। नाउ लेट्स सी द स्पेसिमेन ऑफ अ फैमिली बजट ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली। एक अगर मिडिल क्लास की फैमिली को लें, ना हम रिच लें ना पुअर लें, एक नॉर्मल जो जनरली मिडिल क्लास फैमिली होती है उसका एक फैमिली बजट नॉर्मली क्या आता है। द हाउस वाइफ बिफोर प्रिपेयरिंग अ मंथली बजट शुड टेक अ डायरी एंड इंटर इनटू इट द डिटेल्स ऑफ डेली एक्सपेंडिचर। अब क्या करना है, अगर हाउस वाइफ है कोई मिडिल क्लास की, उसको अपना बजट तैयार करना है, तो सबसे पहले तो उसको एक डायरी लेना चाहिए, एक पेन लेना चाहिए, और सारे जो उसके डेली के एक्सपेंडिचर होते हैं, जो वो डेली में उसके जो खर्चे होते हैं, उसको नोट डाउन करते जाना चाहिए। आफ्टर अ मंथ शी विल कम टू नो अप्रॉक्सीमेटली वॉट शी हैड स्पेंड ऑन डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। और करीब अगर वो एक महीने तक ये ऐसा लिखती है तो उसको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि लगभग उसके जो सारे खर्चे होते हैं वो कौन कौन से ऐसे मेन हेड्स हैं, ऐसे कौन कौन से प्रमुख मद हैं जिस पे वो उनको खर्चे करना चाहती है। इफ़ एक्सपेंडिचर ऑन अ सर्टेन हेड इज़ मोर दैन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर शी मे टेक एडजस्टमेंट। अब अगर वो देख रही है कि जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर था, उसने जो एक एस्टिमेशन बनाया था कि हाँ इस मद पे हमको इतने परसेंटेज खर्च करने हैं, अगर उसका उससे ज़्यादा जा रहा है, जो उसने डेली नोट किया कि वाकई में जितना खर्चा कर रही है वो उसके अनुमानित, जो उसने एक सोच के रखा था कि हाँ इतना हम खर्च करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा उसका खर्चा जा रहा है, तो उसमें उसको कुछ एडजस्टमेंट वो कर सकती है, कुछ बदलाव कर सकती है। बिलो इज़ गिवन अ स्पेसिमेन ऑफ अ फैमिली बजट। अब एक मिडिल क्लास फैमिली का एक स्पेसिमेन है, एक आपके पास मॉडल के रूप में, कि कैसे बजट किस पे कैसे कर सकते हैं। और उन्होंने इनकम जो मानी है वो 2230 रुपीज़ इनकम पर मंथ मानी है। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने किया है कि देखिए कि आइटम्स कौन कौन से हैं, कि फूड पे वो किसको क्या क्या चीज़ चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस रेट से, और तो टोटल अमाउंट कितना उसका स्पेंड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड में उसको वीट लेना है, तो एक 1 मंथ में उसका उसने अप्रॉक्सीमेटली लगाया, उसने गेस कि 30 kg लगेगा,
और 30 kg को उसने अगर 2.60 रुपीज़ के हिसाब से लगाया तो उसका टोटल अमाउंट आया कि 78 रुपीज़ उसको केवल वीट पे खर्च करना है अपने इनकम में से। इसी तरह उसने अगर राइस पे किया कि अगर सपोज़ कि उसका 5 kg 1 मंथ में खर्च होता है, अगर 5 रुपीज़ पर केजी आपका राइस आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली तो 25 रुपीज़ आपका पर मंथ राइस पे खर्च हो रहा है। इसी तरह सारे पहले हमें सारे फूड आइटम या क्लोथिंग के आइटम या मेडिकल है जो भी है, आपको सबसे पहले उसको नोट डाउन करना होगा। फिर आपका टोटल कितना स्पेंड आप कर रहे हो और उसकी क्या रेट है, इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या रेट चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें नोट डाउन करनी चाहिए, तब हमारा एक बजट जो है वो प्रिपेयर हो सकता है। सो दिस इज़ एन स्पेसिमेन। नाउ लेट्स सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैमिली बजट्स। अब वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके लिए हमारी जो फैमिली बजट होती है बनाते समय वो अफेक्ट करती है, कि अब किसी की फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या कंडीशंस है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 2 फैमिली बजट्स कैन नॉट बी द सेम, कि अगर 2 फैमिली बजट्स हैं तो वो एक जैसी नहीं हो सकती हैं। सो लेट्स सी द फैक्टर्स। फर्स्ट इज़ द साइज ऑफ द फैमिली। सो फैमिली बजट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फैमिली। अगर आपका फैमिली बजट आप बना रहे हो तो ये किस पे डिपेंड करता है, साइज, फैमिली की आपकी साइज कितनी है। मे बी सम फैमिली में भी न्यूक्लियर फैमिली और अदर में भी द जॉइंट फैमिली। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो पर्सन कम होंगे, मेंबर कम होंगे फैमिली मेंबर, तो उस पर आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। और अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, मेंबर बहुत ज़्यादा है, इनकम कम है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सारे मेंबर्स पे खर्च करने होते हैं। तो ये भी फैमिली बजट पे इफ़ेक्ट डालता है। जैसे आपके फैमिली की साइज होगी उसके अकॉर्डिंगली ही आपका बजट प्लान्ड होगा। नाउ द सेकेंड इज़ फेज़ ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल। अब जो फेज़ होती है फैमिली की लाइफ साइकिल की होती है, वो भी फैमिली बजट पे बहुत ही प्रभावित तरीके से, बहुत ही सिग्निफिकेंट मैनर में वो प्रभाव उसका डालती है। जो फैमिली होती है उनके जैसा फैमिली का फेज़ होता है, लाइफ साइकिल होता है, उसी के अकॉर्डिंगली वो अपने एजुकेशन पे, क्लोथिंग पे, इंटरटेनमेंट पे, सब पे स्पेंड करते हैं। नाउ द थर्ड फैक्टर इज़ सोशल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। अब क्या होता है, किसी की सोशल ट्रेडिशंस और रिलीजियस ट्रेडिशन में भी डिफरेंस होता है। द सोशल एंड द रिलीजियस ट्रेडिशंस like festivities, marriages and the other religious celebrations are also influencing the family budget in the significant manner। अब क्या है, किसी किसी की सोशल में बहुत ज़्यादा आपको सोशल हो, आपको हर जगह अटेंड करना होता है, चाहे पार्टीज़ हो, किसी की बर्थडे पार्टीज़ है, मैरिज पार्टी है, या वट एवर किसी भी टाइप की है, आप उसको अटेंड करना हो आपको, तो आपके उस पर भी स्पेंड्स होते हैं, उस पर भी खर्च होते हैं। अब किसी की रिलीजियस अगर कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे, तो जैसा आपका सोशल और रिलीजियस कल्चर होगा वैसा आपको स्पेंड करना होता है। नो द लोकेशन, फैमिली बजट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लोकेशन। अगर आप कोई बिग सिटी में कर रहे हो तो आपके स्पेंड ज़्यादा होते हैं, और अगर आप कोई छोटे से शहर में हो, कोई किसी विलेज में हो, तो आपके जो खर्च होते हैं वो नॉर्मली कम होते हैं। द प्लेसमेंट ऑफ फैमिली इन अ टाउन, सिटी और मेट्रोपोलिस आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द फैमिली बजट इन एन इम्पॉर्टेंट वे। अगर आपकी मेट्रोपोलिस सिटी है या टाउन सिटी है, शहर में और बड़े महानगरों में रह रहे हैं, तो उसका भी इफ़ेक्ट हमारी फैमिली बजट पे पड़ता है। एज टाउन लाइफ इज़ मच ईजियर एंड इकोनॉमिक, द मेट्रोपोलिस लाइफ इज़ इट रिक्वायर्स ह्यूज बजट्स फॉर डेली एक्सपेंसेस। क्योंकि जो टाउन लाइफ होती है वो तो ईजी भी होती है और इकोनॉमिकली भी बहुत ही ईजी हो जाती है, कि उसमें कम खर्चे होते हैं इन दैन कंपैरिजन टू मेट्रोपोलिस लाइफ। जो महानगरों की होती हैं, जो बड़े शहरों की होती हैं, खर्चे होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं, और छोटे शहरों में जो खर्चे होते हैं वो दैन कंपैरिजन कम होते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब ये भी डिपेंड करता है कि आपके रहने का, रहन सहन का स्तर कैसा है। अगर आप, बहुत से होते हैं जो सोशली अपना जो रहन सहन का जो स्टाइल है, लिविंग है, वो उसको बढ़ाने के लिए उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, तो वो भी आपका एक फैमिली बजट पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उस पर इफ़ेक्ट डालता है। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ फैमिली बजट, कि अब कितने टाइप्स की फैमिली बजट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सरप्लस बजट, द सेकेंड वन इज़ बैलेंस्ड बजट,
A third one is a deficit budget. What is surplus budget? When the income is greater than the expenditure, the family is able to save some of its income. It is named as surplus budget. अब surplus budget क्या होता है? जो आपका एक ऐसा जहाँ पे कि आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा है और खर्चे कम हैं। जब आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको खर्चे के बाद कुछ ना कुछ आप उसमें सेव कर सकते हो। तो ऐसा जो बजट होता है उसको सरप्लस बजट कहते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज़ बैलेंस्ड बजट. व्हाट इज़ बैलेंस्ड बजट? व्हेन द एस्टिमेटेड इनकम मीट्स द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, इट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड बजट. अगर जो हमने एस्टिमेशन बनाया है हमारी इनकम का, जो हमने अनुमान लगाया है कि हाँ हमारी इतनी इनकम है और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा अनुमान है एक्सपेंडिचर का, खर्चों का, दोनों मैच करता है कि जितना हमारी इनकम है उसी के अकॉर्डिंग हमारा खर्च है, तो वो हमारा बैलेंस्ड बजट कहलाता है. ना ज़्यादा खर्चा होता है ना कम खर्चा होता है, ना हम सेव कर सकते हैं उसमें, लेकिन हो जाता है जितनी इनकम के हिसाब से हमारी खर्चे भी पूरे हो जाते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड बजट. नाउ द थर्ड वन इज़ डेफिशिट बजट. अब डेफिशिट बजट क्या होता है? जहाँ पे एक्सपेंडिचर जो होते हैं आपके, जो खर्च होंगे वो आय से ज़्यादा व्यय होगा, आपकी इनकम कम होगी और उसमें खर्चे जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, उसमें आप सेविंग की तो सोच भी नहीं सकते. ईच फैमिली मस्ट स्ट्राइव हार्ड टू मेंटेन सरप्लस बजट. तो कोई भी फैमिली हो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो सरप्लस बजट बना सके. सरप्लस बजट इन द सेंस कि जितने खर्चे हों उससे ज़्यादा इनकम हो, मीन्स कि इनकम जितनी आ रही है उसमें से खर्च करने के बाद कुछ ना कुछ वो कुछ परसेंट अपनी सेविंग के लिए बचा सकें, जिससे कि इन फ्यूचर अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, अगर अर्जेंट नीड आ जाती है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो वो उसको फुलफ़िल कर सकें. प्रॉब्लम्स ऑफ बजटिंग इन इंडिया. अब अपनी इंडिया में अगर जब बजटिंग करते हैं, हम बजट बनाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं एक लेडी को, अगर हमारी गृहिणी जो है. देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर इंडियन फैमिलीज टू प्रिपेयर फैमिली बजट्स. अब अगर हम इंडिया के उसमें देखें, इंडिया के सिनेरियो में देखें, तो हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारी कमियां ऐसी हैं जिनके कारण से हमारे जो बजट है उसको बनाने में प्रॉब्लम्स आती हैं. सबसे द फर्स्ट वन इज़ द लैक ऑफ एजुकेशन. सबसे पहला तो शिक्षा की कमी है. अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ इलिटरेट एंड द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन मीन्स इज़ ओनली 26. हेंस इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर सच फैमिलीज टू मेक बजट. अब क्या होता है, जो पॉपुलेशन है उनकी जो मेजॉरिटी है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं, इलिटरेट हैं, उनको एजुकेशन उनको मिली ही नहीं है. तो जब वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, तो वो अपना फैमिली बजट, एक आइडियल फैमिली बजट कैसे कर सकते हैं ना. उनको ये पता है कि किस में हमको कैसे स्टेप वाइज स्टेप बनाना चाहिए. जब उनको पता ही नहीं है इस चीज़ की, उनको एजुकेट ही नहीं किया गया है, तो वो फैमिली बजट बनाने में उनको प्रॉब्लम होती है. सेकेंड प्रॉब्लम, इनडिफरेंस टू द एजुकेटेड फैमिलीज टू प्रिपेयर बजट्स. हु आर एजुकेटेड डू नॉट वॉन्ट टू अंडरगो द ट्रबल ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स. अब क्या होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हम लोग उसको चाहते नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं होती है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस बजट को बनाने की जो परेशानी होती है, बजट बनाते समय जो इतना ध्यान देना पड़ता है, तो वो उस चीज़ को वो करना नहीं चाहते हैं, उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट ही नहीं शो करते हैं. Some very rich families which are educated do not prepare family budgets because they fear that the government would tax them heavily on the income they get. बहुत सारी जो फैमिलीज़ होती हैं, जो रिच फैमिलीज़ होती हैं, जो हर चीज़ को, एक्सपेंडिचर को वो ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं और एजुकेटेड भी हैं, साथ ही साथ पढ़े लिखे भी हैं. अभी तो फर्स्ट आपकी प्रॉब्लम थी कि पढ़े लिखे नहीं, इस कारण नहीं बना पा रहे, लेकिन इवन कि वो लोग भी नहीं बनाते हैं जो पढ़े लिखे हैं और उन रिच हैं. क्यों? क्योंकि उनको इस बात का डर होता है कि मे बी कि गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर हैवी टैक्स चार्ज कर देगी, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स ले सकती है अगर उनका पूरा, उन्होंने अपनी इनकम का पूरा डिटेल ढंग से बना लिया तो. नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज़ सोशल कस्टम्स. अब जो सामाजिक कुछ रीति रिवाज होते हैं, सामाजिक परंपराएं होती हैं, वो भी हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. हाउ? इन इंडिया द फैमिलीज़ आर पैट्रियार्कल. जो इंडिया में है, भारत में जो
फैमिलीज़ होती हैं, जो परिवार होते हैं, वो पितृसत्तात्मक होते हैं। द रियल इनकम ऑफ द फैमिलीज इज़ नॉट नोन टू फीमेल मेम्बर्स। अब चूँकि जो घर के जो जेंट्स होते हैं वही कमाते हैं और जो सारी इनकम होती है वो उन्हीं को पता होती है। रियल इनकम हमारी कितनी है वो मोस्ट ऑफ द लेडीज़ को पता ही नहीं होता है। घर की औरतों को पता ही नहीं होता है कि हमारी टोटल इनकम आखिर है कितनी। तो जब उनको पता ही नहीं है कि हमारी इनकम कितनी है तो वो कैसे एस्टिमेट बना सकती हैं। Because of hitch and hesitation, female members, especially housewives, do not want to know the family incomes. अब क्या होता है, कहीं कहीं पे होता है कि इतनी ज़्यादा वो हेजिटेट होती हैं, इतनी ज़्यादा हिचकिचाती हैं कि वो पूछ भी नहीं सकती हैं, वो पूछती भी नहीं है हाउसवाइफ्स कि अपनी फैमिली इनकम के बारे में वो जाने या उनको अगर जानने की इच्छा भी है तो कोई उनको बताने वाला नहीं है कि कितनी है। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आपका फैमिली बजट आपका एक आइडियल तभी होगा जब आपके पास इनकम एक्सपेंडिचर के साथ साथ इनकम की भी पूरी एग्जैक्ट आपके पास डिटेल हो। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स वी डू नॉट गेट फैमिली बजट्स फ्रॉम इंडियन फैमिलीज एंड नो साइंटिफिक इंक्वायरी कैन बी मेड अबाउट द ट्रेंड ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स। अब क्या है, इसी के कारण जो फैमिली बजट्स होता है वो इंडियन फैमिलीज़ में नहीं बनता है। एंड नो साइंटिफिक इंक्वायरी, अब कोई भी और आप इंक्वायरी भी नहीं कर सकते हो कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं कि घर में एक घरेलू में बचत कितनी होती है, वो आप उसका एक अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जब आपके पास बजट ही सामने नहीं है तो आप उसका भी अंदाज़ा एस्टिमेशन आप नहीं कर सकते हो। ना बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि हम इनकम और एक्सपेंडिचर, हमारी जो आय है और व्यय में जो बैलेंस है, संतुलन कैसे बनता है या क्या होता है। द बैलेंसिंग बिटवीन इनकम ऑफ द फैमिली एंड द इनकर्ड एक्सपेंडिचर इज़ अ मस्ट टू रन अ फैमिली स्मूथली एंड हैप्पीली। अब क्या है, अगर आपकी आय और व्यय में, इनकम और एक्सपेंडिचर में एक बैलेंस नहीं है तो आपकी जो फैमिली है वो स्मूथली रन नहीं कर सकती। उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। अब आपकी इनकम तो कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी। It relieves from so many tensions and anxieties with regard to money, debt और over expenses. अब क्या है, अगर आपके पास बैलेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो बहुत सारी जो टेंशन्स होती हैं, जो इकोनॉमिकली टेंशन्स होती हैं, सोशल टेंशन्स होती हैं, उनको आपको ध्यान नहीं देना है, उससे आपको राहत महसूस होती है। कोई भी परेशानी नहीं होती, कोई भी चिंता नहीं होती रिगार्डिंग मनी, डेब्ट और ओवर एक्सपेंसेस। ना तो आपको पैसों की चिंता होती है, ना कि ये चिंता होती है कि हमको किसी से उधार लेना पड़ जाएगा या फिर आपको कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। अगर आपने बैलेंस बना के चल रहे हो तो आपको इन सब टेंशन से मुक्ति रहती है। The daily balance between income and the expenditure gives an opportunity to control the undue expenses on luxury. आपके जो डेली बैलेंस आप बना के चलते हो अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर में, अपने आय और व्यय में, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, आपको एक मौका देता है कि आप जो लग्जरी पे जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं आप उसको कंट्रोल कर सको। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ रेगुलर सेविंग फॉर द फ्यूचर। और साथ ही साथ अगर आप बैलेंस बना के चलते हो तो आप अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कुछ सेविंग्स भी कर सकते हो, उससे आपको हेल्प मिलती है। इट कैन बी इनकर्ड ऑन फैमिली सेरेमनीज, रिलीजियस फंक्शंस, फेस्टिवल्स और इन हार्ड टाइम्स एक्सेट्रा। और अब क्या है, और ये जो सेविंग करते हो फ्यूचर के लिए, वो आपका फ्यूचर किस चीज़ पे काम आएगा कि फैमिली सेरेमनीज हो सकती है, फैमिली में कोई भी उत्सव हो सकता है, कोई भी आपके धार्मिक कोई त्यौहार फंक्शंस हो सकते हैं, कोई भी त्यौहार हो गया या कोई भी हार्ड टाइम्स, आपकी कोई परेशानियाँ ही आ गई तो इन सब में आपकी सेविंग से बेनिफिट मिल सकता है। इट ऑल्सो गिव्स एन इंसाइट टू दी हाउस वाइफ। अब क्या है, एक हाउस वाइफ जो होती है उनको एक अंदाज़ा भी हो जाता है, गेस भी हो जाता है इनटू द फैमिली इनकम एंड इट्स प्रोपोर्शंस टू बी एक्सपेंडेड ऑन वेरियस आइटम्स ऑफ द बजट। कि जो फैमिली अगर बजट होती है तो उनको फैमिली इनकम के बारे में पूरी नॉलेज होती है और फिर उस तो वो ईज़िली बना सकती हैं और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि हमारे इनकम के अकॉर्डिंग हमको कितना प्रोपोर्शन अपनी किस रिक्वायरमेंट पे करना है उसको। तो बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड between income and the expenditure. Now the first chapter is over.